18 मई 1889 को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में थॉमस के नाम से एक बच्चा पैदा हुआ। ये बल्ब बनाने वाला थॉमस एडिसन नहीं बल्कि थॉमस मिजली हैं, जिसने बड़े होकर एक अलग ही तारीख रकम की। थॉमस की फैमिली में सारे लोग बहुत बाकमाल और किसी न किसी इजाद के मौजूद थे। इनके फादर एक टायर कंपनी में रिसर्चर थे। इनके ननियाल मुख्तलिफ पुराने औजारों को इम्प्रूव करके बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में माहिर थे। ये आरी देख रहे हैं, इसकी ये जदीद शक्ल थॉमस के नाना का इजाद करदा है। इनकी फैमिली बहुत मालदार थी, जिसकी एक वजह इसी आरी से दरामद शुदा आमदनी थी। थॉमस बड़े होकर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मशहूर ज़माना जनरल मोटर्स में मुलाजमत इख्तियार करते हैं। ये यूरोप में सनती तरक्की के आगाज का ज़माना था। जनरल मोटर्स ने थॉमस को गाड़ियों की इंजन्स में मौजूद एक प्रॉब्लम, जिसे इंजन नॉकिंग कहा जाता है, दूर करने का काम सौंपा। इंजन नॉकिंग का मतलब यह है कि इंजन सही से परफॉर्म नहीं कर रही। फ्यूल और एयर का आपस में कोलैबोरेशन ना होने की वजह से गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है, फ्यूल की इंटेक ज़्यादा होती है और पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलती है। कंपनी को ज़्यादा मसला इंजन से पैदा होने वाली वाइब्रेशन और शोर से था। थॉमस लेबॉर्ट्री में काम पर लग जाते हैं ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। अगरचे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, मगर उनकी फैमिली में ज़्यादा अफराद केमिस्ट होने की वजह से वो एक अच्छे केमिस्ट भी थे। वो मेज़ पर केमिकल एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल रख कर अपने काम का आगाज़ करते हैं। इसका इरादा होता है कि इन सब अनासिर का फ्यूल के साथ तजुर्बात करके देखा जाए कि कहाँ पर मुस्बत नतीजा निकलता है। वो मुसलसल 10 साल तक तजुर्बात करते हैं, मगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता। साल 1921 में वो एक ऐसे एलिमेंट को फ्यूल में शामिल करते हैं जिससे इंजन नॉकिंग का खात्मा हो जाता है। वो आंसर है लेड या सीसा। थॉमस ने नोट किया कि जब लेड को फ्यूल में मिक्स किया जाता है तो इंजन नॉकिंग तो खत्म हो जाती है, मगर कुछ सीसा सिलेंडर में बाकी रह जाता है, जो कि गाड़ी के लिए सही नहीं है। वो जब एथिलीन ब्रोमाइड को लेड में मिक्स करता है तो ये मसला भी खत्म हो जाता है। शीशे के बाक़ियात अब सिलेंडर में नहीं रुकते और एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाते हैं। वो काफ़ी खुश हुआ कि बिलाखिर उसे अपने काम में कामयाबी मिली, मगर नहीं जानता था कि इस कामयाबी के दुनिया पर क्या असरात होंगे। कंपनी यानी जनरल मोटर्स थॉमस के काम को बहुत सराहती है और बड़े पैमाने पर इस फ्यूल को अपने मखसूस पैकिंग में पैक करके बेचना शुरू कर देती है। पैकिंग पर बड़ा करके एंटी नॉक कंपाउंड लिखा जाता है, मगर लेड से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा जाता। इस फ्यूल को इंडस्ट्रियल पैमाने पर बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें काम करने वाले 10 अफराद पहले माह ही में मौत का शिकार हुए, मगर किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में सीसा मिक्स्ड फ्यूल बिकने लगा। थॉमस अभी अपने 30s में हैं और अपने वक्त का सबसे बड़ा इजाद कर बैठे हैं, मगर पुरजोश हैं और चाहते हैं कि कुछ और ऐसा किया जाए जिससे इसकी इजादात की लिस्ट लंबी हो। मखसूस फ्यूल बनाने के ठीक 1 साल बाद उन्हें एक गैस बनाने का आइडिया आया, जिससे फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स की सनत न सिर्फ चल पड़े बल्कि ये हर घर की जरूरत बने। ये मखसूस गैस नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट हो और इससे खाने पीने की अशिया को कूल और ज्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। उन्होंने वही पीरियोडिक टेबल जेब से निकाला ताकि मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके तजुर्बात कर सके और एक ऐसी गैस तैयार करे जो नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट हो। उन्होंने अपने इस इजाद का नाम फ्रियोन रखा और ये टर्म आज भी ठंडक पैदा करने वाली गैस के लिए इस्तेमाल होता है। थॉमस दिन रात काम करता है और बिलाखिर 5 साल की अनथक मेहनत के बाद एक गैस बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। वो इस गैस का नाम रखता है फ्रियोन 12, या जो आगे चलकर R12 बन जाता है। ये इन्वेंशन भी सनत में एक इनकलाब बर्पा कर देता है। थॉमस कम उम्री में ही अपने दौर के 2 बड़े इजादात का मौजूद होता है, अगरचे उसे उस वक्त ये पता नहीं होता कि उसकी इजादात आगे चलकर क्या तबाही फैलाएंगी। थॉमस मिजली सिर्फ 55 साल की उम्र में पोलियो की बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ जाते हैं। इसकी मौत के 30 साल बाद तक इसकी इजादात पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं,
1970s میں ڈاکٹرز ایک مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ مرنے والے افراد کے جسموں میں زیادہ مقدار میں سیسا یا لیڈ پایا جاتا ہے، خصوصاً وہ افراد جو شہروں میں رہتے ہیں۔ مسلسل ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہی سیسا ہے جو فیول، پیٹرول وغیرہ سے انسانی جسموں میں منتقل ہو رہا ہے اور لوگوں کی اموات کا باعث بن رہا ہے۔ یہ خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے، مگر بڑے بڑے بزنس مین جن کا اس انڈسٹری سے مالی مفاد جڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ محض ایک افسانہ ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جلے ہوئے ایکسپائرڈ فیول سے کسی کی جان کو خطرہ ہو؟ بہرحال 5 سال مزید اسی کشمکش میں گزر جاتے ہیں اور بالآخر 1980s میں سب سے پہلے USA اس لیڈ مکس فیول پر پابندی لگاتا ہے اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں تھامس کے بنائے گئے فارمولے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے پیٹرول پمپس پر آپ نے ان لیڈڈ فیول لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ تھامس کے سیسا ملے فیول کی ایجاد سے لے کر اس کے بین ہونے تک تقریباً 60 سال گزرے اور ایک تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں ان 60 سالوں میں 100 ملین افراد سیسا انہیل کرنے کی وجہ سے مرے ہیں۔ اسی اثنا میں تھامس کی انوینٹ کردہ گیس فریجز، کولرز، گاڑیوں کے کولرز اور ہر طرح کے فریزرز وغیرہ میں استعمال ہوتی رہی۔ سال 1974 میں ریسرچرز اوزون کی تہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اوزون کی تہ سورج کے مضر شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اگر اوزون میں موجود خاص قسم کی گیس نہ ہو تو سورج کے خطرناک ریز زمین پر موجود ہر جاندار کو ختم کر دیں۔ یہ نوٹ کیا گیا کہ کولڈ گیس یا R12 اوزون کی تہ کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے اوزون کی تہ پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ 10 سال اسی بحث و مباحثے میں گزر جاتے ہیں کہ آیا یہ تحقیق درست بھی ہے یا نہیں۔ سال 1987 میں دنیا بھر کے ممالک دی مونٹریال پروٹوکول سائن کرتے ہیں، جس میں یہ اتفاق کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے آلات سے R12 گیس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دی مونٹریال پروٹوکول آج تک کی تاریخ کا وہ واحد معاہدہ ہے جس پر دنیا کے سارے ممالک نے اتفاق رائے سے سائن کیا ہے۔ سال 2015 میں جب پھر سے اوزون کا مطالعہ کیا گیا تو یہ نوٹ کیا گیا کہ اوزون کی تہ خود کو دوبارہ ریپیئر کر رہی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے سائنٹسٹ نے بہت ساری ایجادات کی ہیں، مگر تھامس مجلی کے 2 بڑے انوینشنز جیسا ریکارڈ کسی نے نہیں بنایا۔ ایک ایجاد نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں چھینی اور دوسری ایجاد سے زمین کے اوپر زندگی کا نام و نشان مٹنے کا خطرہ پیدا ہوا۔ البتہ وہ بیچارہ زندگیاں آسان بنانے کی کوششوں میں تھا۔ اب اس کی ایجادات خطرناک نکل آئیں تو وہ کیا کرے؟ آپ کے خیال میں تھامس مجلی ان 100 ملین اموات کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔